स्लॉट रखा हुआ है। देखिए अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो क्या होती है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, ए से आपका क्या बना, प्रोडक्ट पी। तो इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या होगा, रेट लॉ या रेट रिप्रेजेंटेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर 1, है ना। क्योंकि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इस वजह से इसका जो ऑर्डर है वो कितना होगा, 1 होगा। अब देखना ध्यान से इधर, जैसे मान लो ये रिएक्शन थी ए से पी, टी इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए थी, इसकी प्रोडक्ट की क्या होगी 0। टी इक्वल टू टी टाइम पर ए माइनस एक्स, और इसकी कितनी बन जाएगी एक्स। क्लियर है। तो चेंज ए थी ए माइनस एक्स, तो एक्स प्रोडक्ट की बनी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर 1। जिस टाइम पे तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन देखना है तो उसी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन लगाते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा यहाँ पे देखो,
dx बाई dt, क्योंकि चेंज कॉन्सेंट्रेशन पर चेंज इन टाइम dx बाई dt ही रहेगा ऑलवेज, dx बाई dt, क्योंकि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर चेंज इन टाइम इक्वल टू रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ए, जिस टाइम पर तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है उसी टाइम पर उस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लगानी है। जिस टाइम पर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बताना है उसी टाइम पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बता दो, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बता दो, यहाँ पे लगा दो, तो a माइनस एक्स। क्लियर है? अब देखो इधर ध्यान से, ये a माइनस एक्स नीचे चला जाता है, dx बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई dt। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये है आपकी डिफरेंशिएशन इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशिएशन इक्वेशन। अब देखो तो ध्यान से, तो आपके पास अब आया dx बाई a माइनस एक्स, आपने इक्वल टू रेट कांस्टेंट dt। अब इंटीग्रेशन कर दिया, आपने इंटीग्रेट कर दिया 0 से t तक, यहाँ पे 0 से x तक, तो ये इंटीग्रेशन फॉर्म हो गई है फर्स्ट ऑर्डर की। ये कौन सी है? इंटीग्रेटेड फॉर्म, इंटीग्रेटेड फॉर्म फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं, देखो इधर ध्यान से, dt का इंटीग्रेशन करता हूं या dx का इंटीग्रेशन करता हूं, जैसे अगर मैं dx का इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या मिलता है मुझे? x। ऐसे ही अगर मैं dt का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? t। राइट, तो dt का इंटीग्रेशन करने पर t मिलेगा। अच्छा, इसका देखो 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करने पर हमें मिलता है माइनस का लॉग a माइनस एक्स बेस एक्सपोनेंशियल, तो ये मिलता है माइनस का लॉग a माइनस एक्स, ये मिलता है। क्लियर हो गया होगा ये बात? यही मुझे अब लगाना है। मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, ठीक है, dx अपॉन a माइनस एक्स का, तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस का लॉग बेस e a माइनस एक्स 0 से x इज इक्वल टू, यहाँ रेट कांस्टेंट, यहाँ dt का क्या हो जाएगा? t, 0 से t। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पहले अपर लिमिट लगानी होती है माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगानी होती है माइनस लोअर लिमिट, ये आप लगाते हो। तो अपर लिमिट लगाओ, माइनस का लॉग बेस e a माइनस एक्स, 0 की वैल्यू लगाओ, तो माइनस का लॉग बेस e a माइनस 0, ये आपने लगा दिया। तो अपर लिमिट लगाते हो बच्चों पहले, फिर लोअर लिमिट लगाते हो माइनस का, इक्वल टू रेट कांस्टेंट, टी की वैल्यू लगाओ यहाँ पे टी, माइनस 0 लगाऊंगा तो कुछ आएगा ही नहीं, तो खाली टी ही मिलेगा मेरे को यहाँ। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, इसको क्या लिखूंगा मैं? सिंपल है ये तो, माइनस का लॉग बेस ई ए माइनस एक्स, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा प्लस लॉग ए माइनस 0 क्या होता है? ए ही होता है, इक्वल टू के इंटू टी। बात समझ में आ गई होगी, इसका डेरिवेशन आता है आपके एग्जाम में। अब देखो इधर, आप जानते हो, क्या जानते हो कि लॉग m अपॉन n क्या होता है? लॉग m अपॉन n क्या होता है? लॉग m माइनस n, लॉग m माइनस लॉग n, ऐसे लॉग m माइनस लॉग n, इस तरीके से होता है। तो इसमें भी आप क्या करोगे? देखो तो ध्यान से, लॉग a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू बेस ई रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई, ये होता है। ये आपका होता है
फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन ये आपकी आती है, क्या आती है फिर से देखो इधर, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/t, ln बोलते हैं उसको। अब देखो ln और इसमें क्या है वो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखो। जब आप बोलते हो ln तो इसका मतलब होता है log बेस e है, ln मतलब log बेस e, जैसे ये दे रखा है, ये आप लिख सकते हो। अच्छा, इसी को आप जब आप लिखते हो इसके इक्वल log बेस 10, log बेस 10, तो log बेस 10 अगर दे रखा है तो log e से log बेस में चेंज करने के लिए आप 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो, तो log e की जगह आप ये लिख सकते हो 2.303 log बेस 10, या फिर 2.303 खाली log। खाली log का मतलब भी क्या होता है, बेस 10, खाली log आ जाए तो बेस 10, अगर e लिख जाए तो ln। ये बात आप ध्यान से समझना, ये चीज का मतलब ये होता है, ठीक है। जब log बेस e होता है तो उसको आप ln लिख सकते हो, और जब खाली log लिखा हो, कोई भी बेस नहीं दिखाई दे रहा है, ये बेस होता है, ये जैसे 10 लिखा है, e लिखा है, जब कोई भी बेस नहीं लगा इसका मतलब उसका 10 बेस है log में। तो अब ध्यान से देखो, इधर मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, रेट कांस्टेंट इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी log a अपॉन a माइनस एक्स, इस तरीके से। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन आ गया, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन आ गया, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन आ गई, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन आ गई। ये बात समझ में आ गई सबको, जहां पे ए क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक्स क्या है, डिकम्पोजिशन अमाउंट, डिकम्पोजिशन अमाउंट, ये है आपका, टी क्या है, टाइम, ये टी टाइम है, के क्या है, रेट कांस्टेंट। आपको ये ध्यान रखना है कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.0303 डिवाइड बाय टी log a अपॉन a माइनस एक्स, ये होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो यहाँ पे, या हैंड रेस करो इसमें कुछ पूछना है तो। अगर ये बात समझ में नहीं आई हो तो इसको बताओ मुझे, इसमें कौन सी बात क्लियर नहीं हुई। देखो उधर सबसे पहले मैंने क्या किया, फिर से समझ लो, इसका डेरिवेशन आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आता है। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन मैंने लिखी, देखो इधर ए से क्या बना, प्रोडक्ट पी, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ए थी, टी टाइम पर ए माइनस एक्स, फिर एक्स बना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ए, टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स लिख दी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स को नीचे ले गए, डी टी को ऊपर ले गए, ये देखो, इसको आप क्या बोलते हो, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, क्या बोलते हो, डिफरेंशिएशन इक्वेशन। फिर मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये 0 से टी कर दिया, ये 0 से एक्स कर दिया, डी एक्स बाई ए माइनस एक्स, क्लियर है। तो इंटीग्रेटेड फॉर्म फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये हो गई। अब मैंने बोल दिया dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, dt का होता है t, जैसे dx का x होता है, और 1 अपॉन ए माइनस एक्स, dx के रिस्पेक्ट में कितना होता है, माइनस का log बेस e ए माइनस एक्स, ये होता है। आपको सीधे सीधे यही वैल्यू लगा देनी है, माइनस का log बेस e ए माइनस एक्स, 0 से x तक के लिए, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट टी का तो वही है। अब ये अपर लिमिट होती है, ये वाली अपर लिमिट, इसको आप क्या बोलते हो, अपर लिमिट। इस अपर लिमिट को आप वैल्यू लगाते हो माइनस का 0, माइनस का लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट की वैल्यू लगाते हो आप वेरिएबल की जगह, लोअर लिमिट, ये शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा।
तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद फिर ये आपको मिलेगा, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया log m माइनस log n। log m माइनस log n को क्या लिख सकते हो, log m अपॉन n इक्वल टू k इंटू टी। ये इस तरीके का आपका होता है। तो ये log बेस e यानी कि ln, अब इसको बेस 10 में बदल दूंगा तो ये आ जाएगा, ये बेस 10 है 2.303, यहाँ पे बेस 10 है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है जहाँ पे ए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एक्स डिकम्पोजिशन अमाउंट, टी टाइम। क्लियर हो गया? इतनी बात सबको क्लियर हो गई तो हैंड रेज कर दो बेटा। यहाँ पे अगर ये बात क्लियर हो गई तो रेज योर हैंड, रेज योर हैंड अगर ये बात सबको समझ में आ गई। जिसको नहीं समझ में आई बताओ बेटा। शिवांगी, शिवांगी क्लियर नहीं हुआ क्या इसमें? क्या चीज क्लियर नहीं हो गई? ठीक है वैभव, तुमने क्या अभी ज्वाइन किया था क्या? यस सर, अभी अभी ज्वाइन करा है। अच्छा, तो इसलिए तुम्हारा, चलो मैं इसको तुम्हें रिकॉर्डेड वाला देख लेना इसका लगता है। ओके। तो ये चीज, ये फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन है, बस इतना समझना वैभव की ये फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे ये रेट कांस्टेंट है, टी टाइम है, ए इनिशियल है, ए माइनस एक्स, ये इस तरीके से। तो फर्स्ट ऑर्डर ये आ गई। अब देखो इधर ध्यान से, अब बात करते हैं सबसे पहले हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब मुझे बताओ भैया, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिस टाइम पर 50% रिएक्ट कर जाए या फिर 50% लेफ्ट। इसको टी 50% या फिर टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। टी 50% और टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो ए होता है, ए टी जो होता है वो कितना हो जाता है, ए बाई टू, ए बाई टू हो जाता है ना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और एक्स भी कितना हो जाता है, ए बाई टू। मतलब डिकम्पोजिशन भी कितना हो जाता है, 50% डिकम्पोज कर जाता है, डिकम्पोज कर जाता है। और 50% क्या कर जाता है, लेफ्ट अमाउंट बचता है। ठीक है, यही क्या होती है, हाफ लाइफ टाइम। तो वो टाइम जिस टाइम पर ये 50% रिएक्ट कर जाए या 50% बच जाए, कौन, रिएक्टेन। तो यहाँ पे देखो रेट कांस्टेंट 1/t 2.303 log ए अपॉन ए माइनस एक्स, यहीं से ही सब कुछ निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की टी और कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेशन है, यही मेरे को बताएगा सारी कहानी, इसी से सारी कहानी निकलेगी। तो टी टी 50% यानी कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको क्या लिख दूंगा, टी 50% मल्टीप्लाई 2.303 log ए अपॉन ए माइनस एक्स की जगह क्या लिखूंगा, ए बाई टू। तो ए माइनस ए बाई टू हो जाएगा, यानी कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन टी 50% 2.303 log, ये कितना हो जाएगा, ए माइनस ए बाई टू कितना होता है, ए बाई टू, तो ये हो जाएगा ए बाई टू। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ए से ए क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। जब ए से ए कैंसिल हो गया तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन टी 50% 2.303, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई लॉग 2, ये हो गया। अब आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी, जैसे log 2 की वैल्यू क्या होगी, जब बेस 10 होगा 2, तो log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010, यह आपको पता होना चाहिए। log बेस 10 और 10 आ जाए इधर तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, ये आपको याद होनी चाहिए। आपको एग्जाम में मिल भी सकती है और नहीं भी। log बेस 10 1 की वैल्यू क्या होगी, 0, 0 रहेगी। तो देखो इधर log 2 की वैल्यू मुझे यहाँ लगानी है फिलहाल, तो जिसकी log 2 की, ठीक है, तो लगाओ भैया log 2।
तो ये T50% को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना, T50% को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये T50% इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई log 2 डिवाइडेड बाई कितना, रेट कांस्टेंट के। अब बच्चों ये वैल्यू जब मैं यहाँ ले लगाता हूँ log 2 की, तो आता है 0.693 डिवाइडेड बाई के, ये आता है T50%, यानी कि हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है कितनी, 0.693 डिवाइड बाई रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये होती है T50% इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के, ये होता है जीरो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, जो कि इंडिपेंडेंट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की। T50% इंडिपेंडेंट है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ए के जो है वो इंडिपेंडेंट, ए की पावर जीरो, ए की पावर जीरो, यानी कि इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। हाफ लाइफ, किसका हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ। तो ये याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है रिएक्टेंट की, उसका रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट के पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका ये होता है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, देखो इधर ग्राफ टी हाफ वर्सेस ए, यानी ए क्या है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, भैया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो कुछ डिपेंड ही नहीं करता, कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। तो यानी कि ये ग्राफ कैसा जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट ग्राफ जाएगा भैया, इसका कांस्टेंट ग्राफ, कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना कि किस ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो कौन सी ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो हाफ लाइफ इसका जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा ग्राफ देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर कितनी है, 1, क्योंकि भैया फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए 1 है। तो अब मुझे बताओ, मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, y हो गया मेरे लिए और x मेरे लिए क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। कैसा ग्राफ जाना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड तो करेगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी। तो बताओ, अगर कॉन्सेंट्रेशन को मैं बढ़ाता जाऊं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसे बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा या कैसे बढ़ेगा, किसी और तरीके से बढ़ेगा। सभी लोग आंसर बताओ इसका। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ए के बीच ग्राफ प्लॉट करूं और इस इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करूं, तो मुझे बताओ क्या रिलेशन मिलना चाहिए। ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। तो बताओ कैसे करेगा ग्राफ, तो लीनियर बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा, वेरी गुड। तो लीनियरली बढ़ेगा इस तरीके से, ये बढ़ेगा, जहां पे एंगल कितना आएगा आपका, के आएगा। क्यों आया भैया, y इक्वल टू एम एक्स से आया, एम एक्स से आया। एम क्या है, कांस्टेंट है, एंगल है, एक्स क्या है, वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, रेट ऑफ रिएक्शन है, एक्स रेट कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की है। तो ये तुम्हें ग्राफ मिलेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ए की बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट ए का बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा ग्राफ देखो, तुमसे क्या पूछा जाता है एग्जाम में, वो ये पूछा जाता है, जैसे तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, रेट कांस्टेंट डिवाइड बाई टी 2.303 लॉग
ए अपॉन ए माइनस एक्स है, राइट। ये है, ये ए माइनस एक्स क्या है, डिकम्पोजिशन अमाउंट किसका, ए का। तो जो ए माइनस एक्स है बेटा वो उधर देखो ध्यान से, मैं यही बता दे रहा हूँ, ए माइनस एक्स क्या था, ये रिएक्शन थी आपने जो लिखी थी, ये तो लिखी थी आपने ए से पी। आप बोले थे कि टी इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए है, इसकी 0, क्योंकि प्रोडक्ट तो बनता ही नहीं है। टी इक्वल टू टी पर ए माइनस एक्स और ये एक्स, यानी कि जो ए माइनस एक्स हुई वो क्या हुई, टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन, किसकी टी टाइम पर, ए रिएक्टेंट की टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन 80, ये 80 हो। तो मैं ए माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूँ भैया, 80। लिखो फिर, रेट कांस्टेंट इक्वल टू 1/t 2.303 लॉग ए अपॉन 80। ठीक है, ए क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, टी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एट टी टाइम, ए टी क्या है भैया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एट टी टाइम, राइट। तो ये है भैया आपकी कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पर, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पर, ए क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये ही है जो कुछ है, इसी में सारी कुंडली है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/t 2.303 लॉग ए बाई 80। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि भैया यूनिट बताओ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताओ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या होगी, कोई बता सकता है भैया क्या यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की। वैसे तो मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया सेकंड ही था, इनवर्स। सेकंड इनवर्स, वेरी गुड, सेकंड इनवर्स। और यहाँ दिख भी रहा है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा इन दोनों की यूनिट से, इन दोनों की यूनिट से ये कैंसिल हो जाएगा। तो कांस्टेंट यानी 1/t, यानी कि ये आपका आएगा यहाँ पे रेट कांस्टेंट सेकंड इनवर्स, यानी कि टाइम इनवर्स। सब की सब बैक्टीरिया वाली रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर होती हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया का जो मल्टीप्लाई जो रहता है, जिन संख्या में वो इंक्रीज होते रहते हैं नंबर्स में, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। तो तुम्हारे बायोलॉजी के अकॉर्डिंग भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जितनी बैक्टीरिया रिएक्शंस होती हैं वो सब फॉलो करते हैं, जितने भी जो भी जो माइक्रो लेवल पे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। तो अब देखो इधर ध्यान से फिर से, अब अगर फॉर कंप्लीट रिएक्शन के बारे में क्या कहता है ये, फॉर कंप्लीट रिएक्शन, फॉर कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन मतलब 100% रिएक्शन, यानी कि टी 100%, टी 100%। देखें भैया टी 100% क्या होगा, कोई बता सकता है टी 100% पर एटी कितना हो जाएगा, एटी कितना होना चाहिए जब 100% रिएक्शन हो गई, 0, वेरी गुड, 0। तो अब मुझे बताओ भैया, जब 0 हो गया इसका मतलब क्या, कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/t 100% 2.303 लॉग, ए को मैंने इनिशियल रखा, 80 की जगह मैंने 0 रख दिया, और ये 0 का मतलब है टी ऊपर ले गए, और ये 1/रेट कांस्टेंट। भैया ये क्या हो गया हमारे लिए, लॉग 0 का मतलब ये a/इनफाइनाइट 2.3 लॉग इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट अनडिफाइंड, यानी कि आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम पे जाके कंप्लीट होती है। और इनफाइनाइट तो वो चीज हो गई जो तुम सोचते हो उससे भी कहीं ज्यादा, जो तुम्हारी सोच है उससे भी कहीं और ज्यादा, जितना तुम सोच सकते हो। तो यानी कि अनडिफाइंड, यानी एक तरीके से 100% रिएक्शन कभी भी कंप्लीट यहाँ पे नहीं होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, नेवर बी कंप्लीट, कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो कंप्लीट होगी वो इनफाइनाइट टाइम पे जाएगी, इनफाइनाइट मतलब जिंदगी भर की जितना भी टाइम है उससे भी कहीं ज्यादा। तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, नेवर कंप्लीट। तो ये रिएक्शन हम लोग इतना मान के चलते हैं कि भाई, तो फिर हम मान के क्या चलते हैं, हम ये सोचते हैं 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, 99% रिएक्शन हो गई है तो हो गई है, बेकार में टाइम वेस्ट करना बेकार है।
क्यों? क्योंकि 100% रिएक्शन के लिए मुझे जिंदगी भर से भी ज्यादा का वेट करना पड़ेगा और उतना मेरे पास टाइम नहीं है। तो जितने 99% में जितना अमाउंट मेरे को मिला प्रोडक्ट का, मैं उसी से ही कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। मैं 100% रिएक्शन का इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि वो पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। बात समझ में आ रही होगी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। इसलिए 90% रिएक्शन हो गई, 95% रिएक्शन हो गई, तो मैं मान के चलता हूं कि ठीक है, अब रिएक्शन को बंद करो। अब रिएक्शन आगे बहुत टाइम लगाएगी होने में। इस 1% का अमाउंट से मैं क्या करता हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। फिर 99% रिएक्शन होने पर बस मैं उसी से ही प्रोडक्ट का अमाउंट ले लेता हूँ। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, यानी कि जितनी भी रेडियोएक्टिव रिएक्शंस हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। जितनी भी बैक्टीरियाज वाली रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, वो तुम्हारे जितने भी होते हैं मल्टीपल में जो ग्रोथ होती है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है, उस वो ग्रोथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। ठीक है, तो ये तुम्हारी कभी भी कंप्लीट नहीं होती। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो मुझे ये देखना है यहाँ पे कि भैया आपने ये तो बताया कि टी 100% मतलब कभी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है, रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगी। आपने दूसरी बात ये बताई कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो लीनियरली इंक्रीज होता है कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के साथ। ये बात भी समझ में आती है। जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन ए की बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। टी हाफ आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। दूसरा देखो ध्यान से, अब आप मुझे ये बताना चाहिए, मुझे ये पता करना है कि जो एटी है, जैसे ये आपका बना था ए से पी, टी इक्वल टू 0 पे, ये ए था, ये 0, टी इक्वल टू टी टाइम पे, ये ए माइनस एक्स, ये एक्स। मुझे ये पता करना है भैया, ये एटी जो डिक्रीज हो रहा है, ये एटी जो डिक्रीज हो रहा है, वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, वो किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, मतलब लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है, ये मुझे पता करना है। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे को बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज तो हो रही है, पर वो टाइम के साथ साथ कैसे डिक्रीज हो रही है, उस पैटर्न को मुझे देखना है। तो देखो भैया इधर ध्यान से, इस चीज को देखो इधर, सारी चीजें यहीं पे छुपी हुई है। टी ये के इक्वल टू 1/t, मैंने लिखा ln, ln मतलब क्या होता है बच्चों, लॉग एक्सपोनेंशियली ई, ए अपॉन ए टी। मैंने 2.303 से मल्टीप्लाई नहीं किया, अगर मल्टीप्लाई करता तो बेस 10 आ जाता, मल्टीप्लाई नहीं करा तो बेस क्या रहा भैया, ई रहा। ठीक है, अब ध्यान देखो इधर, ध्यान से देखो, ये टी की मल्टीप्लाई ऊपर करा तो रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू लॉग बेस ई, ए अपॉन ए टी। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो इधर ध्यान से, इसमें कैसा होता है, ये देखो इधर ध्यान से, एक चीज सिखा रहा हूं यहाँ पे, जब आप लॉग ई लिखते हो, यहाँ पे लॉग ई ए इक्वल टू एक्स, ये लिखते हो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से लिखते हो। अगर कुछ ये ऐसा होता है तो ये ई ए इक्वल टू क्या होता है, लॉग हटाने पर, लॉग हटाने पर क्या होता है, ए इक्वल टू ई की पावर एक्स, ऐसा हो जाता है, ए इक्वल टू ई की पावर एक्स। ध्यान से देखो इधर, लॉग हटा दिया मैंने, लॉग, ये कोई बड़ी मैथमेटिक्स से घबराना मत ही भैया, यहाँ पे लॉग ई है ये, और ए इक्वल टू एक्स। ई अगर मुझे लॉग हटाना है तो ये ई इसकी पावर में चला जाएगा, एक्स ई की पावर में आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, और लॉग हट जाएगा और ए की जगह ए लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर ध्यान से, जैसे मैंने लिखा लॉग ई, यहाँ पे लिखा वाई, यहाँ पे लिखा जेड, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, वाई इक्वल टू, लॉग हटाते ही ई की पावर क्या आ जाएगी, जेड। ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी। जैसे लॉग ई, यहाँ पे लिखा मैंने एक्स,
कैपिटल में, और यहाँ पे लिखा मैंने m, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू ये इसकी पावर में चला जाएगा e की पावर m। ठीक है भैया, ये बात समझ में आ गई। छोटी छोटी बातें हैं जो पता होनी चाहिए आपको, जो कि यूज होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ओरिजिनल इक्वेशन जो थी तुम्हारी ये वाली। अब मुझे बताओ, इक्वेशन तुम्हारी ये थी k मल्टीप्लाई टी, ये पूरा का पूरा है, इज इक्वल टू लॉग ई ए अपॉन ए टी। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ भैया, यहाँ पे क्या लिखूं मैं? अगर मुझे लॉग हटाना है, लॉग हटाऊंगा तो क्या लिखूं बताओ? ए अपॉन ए टी इज इक्वल टू, ये ई की पावर में चला जाएगा, तो ई की पावर क्या हो गया? के टी। क्या हो गया? ई की पावर के टी। तो ई की पावर क्या हो गया भैया? के टी। अब ध्यान देना, मुझे तो इस ए टी की वैल्यू चाहिए, तो ए टी को इधर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन ई की पावर के टी, राइट। तो ए टी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस का के टी। ये आपका आ गया टी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन ए। फिर से देख लो ध्यान से, ई की पावर में चला गया ना के टी, लॉग हटाते ही, तो ई की पावर में ही लिख दिया मैंने के टी, और ए अपॉन ए टी। ए टी को ऊपर ले गए, इसको नीचे की तरफ ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि भैया मुझे ए टी की ही वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? ए टी की। क्यों? मैं ही तो देखना चाहता हूँ कि टी टाइम पर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का क्या पैटर्न बनना है, किस तरीके से वो डिक्रीज होगी, मुझे वो देखना है, मैं वो देखना चाहता हूँ। तो ए टी इजकल टू ए अपॉन के टी, तो ए टी इजकल टू ए मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस के टी। ऊपर जाता है तो पावर नेगेटिव हो जाती है, ऊपर जाता है तो पावर नेगेटिव हो जाती है, ये पता है आपको। अब देखो भैया, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस बात को। किसी को पता है कि y इजिकल टू ई की पावर x का ग्राफ क्या होता है? एक्सपोनेंशियली ग्राफ किसका? रेज योर हैंड, हैंड रेज करो बेटा जिसको ये पता है कि इसका ग्राफ क्या होता है, ई की पावर x का। ए की पावर x का किसी को पता है ग्राफ क्या होता है? एक्सपोनेंशियली ग्राफ क्या होता है? अभी जो जो कोरोना वायरस इंक्रीज हो रहा है, जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है, वो कौन सा ग्राफ फॉलो कर रहा है? जो वायरस का जो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, वो कैसा ग्राफ फॉलो कर रहे हैं? कोई बता सकता है? एक्सपोनेंशियल। कौन सा ग्राफ? हाँ जानवी, क्या कह रहे थे, बताओ कौन सा ग्राफ? एक्सपोनेंशियल। हाँ, एक्सपोनेंशियली। तो देखो इधर e की पावर x का ग्राफ एक्सपोनेंशियली ऐसे बनता है, ये y x, तो ये इस तरीके से इंक्रीज होता है, ये ग्राफ बनता है एक्सपोनेंशियल। तो ये एक्सपोनेंशियली ग्राफ बनता है। आप इसको आप यहां से भी ले सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते हैं e की पावर x का ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। ध्यान देना, इधर केसेस ऐसे ही बढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहे हैं। ये जो वायरस केसेस के जो है केस, वैसे इंक्रीज ई की पावर एक्स का। अब बताओ ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, तो ये तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, ये एक्सपोनेंशियली क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो y वर्सेस x का ग्राफ इस तरीके से जाता है भैया, इस तरीके से, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। माइनस का x हो गया तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, पर प्रूव करने का कोई मतलब मेडिकल में मुझे लगता नहीं है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए, ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज और ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब तुम्हारी 80 वाली इक्वेशन ये है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ भैया, ध्यान देना इधर, ध्यान दो इधर। 80 इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का के इंटू टी। मैं इंटरेस्टेड हूं किसके लिए? 80 वर्सेस टाइम के साथ, 80 वर्सेस टाइम के साथ। कोई बता सकता है कैसा ग्राफ आएगा 80 वर्सेस टाइम के साथ? मैं इंटरेस्टेड हूं, मेरे लिए ये y है और ये भैया क्या है? x। तो y वर्सेस x का ग्राफ, यानी कि
एटी वर्सेस टाइम कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ कैसा पैटर्न फॉलो करेगा, बताओ भैया, कोई बता सकता है कैसा ग्राफ आना चाहिए इसमें, एटी वर्सेस टाइम के साथ कैसा ग्राफ आना चाहिए, कोई बता सकता है ये, भाई ये कांस्टेंट है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। और ये भी कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियली क्या होगा यहाँ पे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, डिक्रीज, वेरी गुड, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना चाहिए आपका यहाँ पे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज ही होगी। अब कैसे डिक्रीज हो रही है, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है भैया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आपका y हो गया और ये क्या हो गया x, बाकी सारे क्या हो गए कांस्टेंट, तो ये y इक्वल टू e की पावर x वाला ग्राफ ही तो बनना है, उसी पैटर्न को तो फॉलो कर रहा है ये, तो आपको ये इक्वेशन भी पता होनी चाहिए, AT इक्वल टू ए ई की पावर माइनस का KT, माइनस का KT, के क्या है कांस्टेंट, T क्या है टाइम, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A क्या है कांस्टेंट, तो देखो इधर ये इस तरीके से AT, यहाँ पे देखो AT वर्सेस टाइम, तो ये आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन हो गई है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। तो शायद आपने इक्विलिब्रियम में एक चीज पढ़ी होगी, ये ग्राफ पढ़ा होगा, तो देखो इधर ध्यान से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है, पर कैसे डिक्रीज होती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, इस बात को ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। जैसे जीरो ऑर्डर में इक्वेशन ये आई थी, याद हो अगर आपको, तो जीरो ऑर्डर में माइनस का KT, भैया उस दिन पढ़ा था हमने ये, AT इजिकल टू माइनस का KT, ये क्या आया था याद है सबको, AT टाइम के साथ ग्राफ क्या आया था, लीनियरली डिक्रीज, लीनियरली डिक्रीज आया था, ये कौन सी थी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, भैया दो ही है तुम्हारे सिलेबस में अब, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, इसी को ही अच्छे से पढ़ना है, जीरो ऑर्डर डिक्रीज हो रही है लीनियरली, और एक्सपोनेंशियली क्या हो रही है डिक्रीज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसकी, रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है, तो मुझे बताओ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी किस पैटर्न को फॉलो करेगी, बताओ भैया, जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, तो देखो इधर ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, यही तो तुमने पढ़ा था रिवर्सिबल रिएक्शन में, मतलब तुमने इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ इस टाइप का ग्राफ देखा होगा, देखा होगा, तो वो जो ग्राफ दिखा रहे थे, जिस रिएक्शन का वो दिखाना चाह रहे थे आपको, जो बार बार शो कर रहे थे कि ये इक्विलिब्रियम आ गया, देखो इक्विलिब्रियम आ गया, वो आपका ग्राफ कौन सा था, किस रिएक्शन के लिए था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ था, ये ग्राफ, ये ऐसा वाला आपको ग्राफ सिखाया होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये टाइम है, ये ग्राफ की रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई फिर एकदम कांस्टेंट हो गई, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई फिर एकदम कांस्टेंट हो गई, तो भैया ये जो कांस्टेंट हुई ना जिस पोजीशन पे, उसी को बोला है आपको टी इक्विलिब्रियम, कि ये अब क्या आ गया, इक्विलिब्रियम अटेन हो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है भैया, तो ये इक्विलिब्रियम आ गया, तो ये आप जानते हो अच्छे से, ये कौन सी हो गई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो भैया ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, अब मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो देखो एक बार देख लेते हैं फिर से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली क्या होती है, डिक्रीज, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, क्यों होती है, क्योंकि भैया ये इक्वेशन आती है AT इक्वल टू A नॉट, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन e की पावर माइनस KT, माइनस KT, e की पावर माइनस KT, AT इक्वल टू A नॉट, e की पावर माइनस KT, ये इक्वेशन मत भूलना भैया, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती है AT इक्वल टू A नॉट, e की पावर माइनस KT,
एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। ये जीरो ऑर्डर है, ये हमने पढ़ा है, लीनियरली डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लीनियरली इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ बनाया था। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज का ग्राफ ऐसा बनता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज का ग्राफ ऐसे बनता है, ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये हम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज बता रहे हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया का मल्टीप्लाई होगा, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, वो किस रेट से ग्रोथ होगी बताओ, कौन सा ग्राफ फॉलो करेगा? जो बैक्टीरिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो कैसे इंक्रीज करेगा, किस ग्राफ को फॉलो करेगा वो बताओ भाई। बैक्टीरिया का जो Exponential. एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, तभी एकदम बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई में होने लगती हैं चीजें। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो आपने देखा, ये इक्वेशन है आपकी, जब बेस ई था और जब बेस 10 कर दोगे तो उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपने ये किया। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके का बनाया। 100% कभी रिएक्शन ये कंप्लीट नहीं होती, ये कभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती है, इनफाइनाइट जाके टाइम पे कंप्लीट होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। रेट कांस्टेंट का यूनिट टाइम इनवर्स ये है, जब बेस 10 हो जाए तब मैं 2.303 लॉग बेस 10 लिखता हूँ। लॉग लिखो या खाली बेस 10 लिख दो, एक ही मतलब है, खाली लॉग लिखने का मतलब भी बेस 10 ही होता है। ये बात ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें पता नहीं होती है। इस तरीके से ये ग्राफ हमने देख लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ लीनियरली क्या होता है, इंक्रीज होता है, और टी हाफ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डिपेंड नहीं करती, कांस्टेंट रहती है। बाकी 80-50% 0.693 डिवाइड बाई के, ये इस तरीके का ये हमने निकाला। ये फिर इसका डेरिवेशन किया, डेरिवेशन करके हमारे पास ये आया। ठीक है, तो इतनी बातें आपको देखनी है, याद रखनी है, और इसका मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और बाकी इसमें कोई अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हो फिर। ठीक है, जीरो ऑर्डर में अब इसके क्वेश्चंस बाकी हैं, अभी और भी कुछ बताना बाकी है इसके बारे में, एग्जाम्पल्स भी बाकी हैं। ठीक है, तो ये आपको देख लेना, फिर इसके बारे में एक बार फिर मुझे बता देना फिर। ठीक है, ओके, तो इतना ही रखते हैं आज, फिर इसका रिवीजन कर लेना है इसका। ठीक है, ठीक है फिर, ओके।